हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके साइंस के पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स क्या इक्वेशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं क्या? वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में मिलकर नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, और इसके कुछ उदाहरण हैं जिसे हम एग्जाम्पल बोलेंगे। इसमें होता है 2mg 2 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, ये मिलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, समझ में? ये रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे 2mg + O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। समझ में? अब इसके आगे हम करेंगे, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं तो बता दें। केमिकल रिएक्शन आपकी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 पर संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पर आपका आता है वियोजन अभिक्रिया।
नंबर 1 पर आपका आता है संयोजन अभिक्रिया और नंबर 2 पर क्या आता है वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पर क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर नंबर 4 आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पर आता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर पर आपका आता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पर आपका आता है विस्थापन अभिक्रिया और चौथे नंबर पर आपका क्या आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हम नाम ही लेते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या मतलब होता है, जो क्या होता है जुड़ रहा है ना। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो होता है, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है आपका, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया जैसे इसका क्या दूसरा नाम क्या है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया आप सीधा इसका मतलब समझ रहे होंगे। योग मतलब क्या होता है जोड़ना, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, मतलब कोई दो अभिकारक होते हैं, उन दोनों अभिकारकों को हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है वो क्या बनता है संयोजन उत्पाद बनता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसके बाद हम सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या डालेंगे संयोजन अभिक्रिया डालेंगे। देखिए हमारी सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो क्या है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वे अभिक्रियाएं, क्या वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही या इसको क्या बोलते हैं एकल, ठीक है ना। केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण में हम इसको लिखेंगे H2 plus O2 इक्वल टू 2H2, 4 मोल जल और 2 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन को मिलाकर हम 2 मोल क्या बनाते हैं जल बनाते हैं, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया ये हुए। अब अगली हेडलाइन डालिए वियोजन अभिक्रिया। देखिए अभी इसके पहले हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी हेडलाइन होगी वो होगी वियोजन अभिक्रिया। क्या होगी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें
कोई एकल पदार्थ, वो अभिक्रियाएं जिनमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। अधिक पदार्थों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से, कितने? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? या विखंडित हो जाते हैं। टूट जाते हैं या विखंडित हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं या वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। इसके उदाहरण होंगे 2H2। देखिए संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा 2H2 + O2 = 2H2, वहां पर क्या बन रहा था? जल बन रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जल से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है ना। हम उसको गर्म करते हैं जल को, क्या होता है उसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग टूट जाते हैं या निकलने लगते हैं। ठीक है ना। ये होगा वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। इसके बाद फिर आपका है नंबर 3 पर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। उसके यौगिक से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। देखिए उसके यौगिक, यौगिक मतलब क्या होता है? कंपाउंड होता है ना। जैसे ये क्या है? एक यौगिक है ना। यहाँ पर क्या होता है? एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये। दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यौगिक से क्या हो रहे हैं? ये तत्व क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना। देखिए Cu यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Fe है, यहाँ पर Cu और यहाँ पर SO4। ये है आपका फेरिक, ये कॉपर और ये सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट SO4 क्या किया? SO4 किसके साथ आ गया? इसके साथ आ गया और कॉपर को क्या किया? बाहर कर दिया, है ना। तो फेरिक के साथ क्या हो गया? सल्फेट जुड़ गया, है ना। ये क्या किया? इसको, इसका, ये तो इसके साथ था, ये क्या किया? इसको इसने अपने पास बुलाया और इसे क्या किया? बाहर कर दिया। ठीक है ना। ये देखिए SO4 को क्या किया? इसने अपने पास बुला लिया और उसके बाद Cu को क्या किया? बाहर कर दिया। ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? फिर से एक बार देख लीजिएगा। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब आपकी अगली हेडलाइन जो है चौथी, वो है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए आपका तीसरा हो गया था, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया तो इसमें क्या है? जिस अभिक्रिया, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम सुनते ही ऐसा हो जाता है कि द्वि मतलब होता है दोनों, दो, और विस्थापन मतलब होता है विस्थापित हो। ठीक है ना। जिस अभिक्रिया में विस्थापन कितने बार हो? दो बार। कितने बार विस्थापन हो? दो बार। जिस अभिक्रिया में विस्थापन दो बार हो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक, ये देखिए Na2 है, ठीक है, ये SO4, Ba क्या किया? Ba आपका क्या किया? देखिए ये आपका Ba है, ठीक है, ये आपका Ba क्या किया? एक बार ये SO4 के साथ विस्थापित हो गया, BaCl का साथ छोड़कर किसके साथ हो गया? SO4 के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से M ने भी क्या किया? सोडियम भी क्या किया? ये क्लोरीन को क्या किया? अपने साथ ले लिया। समझ में आ रहा है ना। एक बार ये विस्थापित हुआ और दूसरी बार क्या हुआ? ये विस्थापित हो गया। इसी प्रकार देखिए BaSO4 के साथ में हो गया, ठीक है, और Na क्या हुआ? क्लोरीन के साथ हो गया। देखिए सोडियम किसके साथ हो गया? क्लोरीन के साथ हो गया। समझ में आया ना। अब आप अगली हेडलाइन जो आपकी होगी वो आपकी होगी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। देखिए जैसे आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद फिर आपने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन क्या हो? बढ़ता रहे। ठीक है ना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो,
अपचयन या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या होगा, C+O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या मिलकर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि, देखिए उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है, विपरीत होती है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बढ़ रहा था, इसमें बताइए क्या बढ़ रहा था, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, बढ़ रहा था ना, और इसमें क्या बढ़ रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है ना। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन की क्या हो, ह्रास हो या कमी हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण होगा CuO+H2 इक्वल टू Cu+H2O। ठीक है ना। अब आगे आप पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। देखिए आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसके पहले आपने पढ़ा उपचयन और अपचयन। ठीक है। अब इसमें आप पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। इसमें देखिए इधर आपको कहीं ऊष्मा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, और इधर क्या है, ऊष्मा दिख रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है ना। और उसके बाद इसका एक उदाहरण होगा, उसके बाद है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है ना। ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CaCO3 क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो प्रक्रिया है आपका, ये वियोजन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ये वियोजन प्रक्रिया। देखिए कोई एक भाग कितने भागों में टूट रहा है, दो भागों में ना, तो इसको हम एक कौन सी प्रक्रिया हुई, वियोजन प्रक्रिया। आप इसको वियोजन प्रक्रिया के उदाहरण में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके बाद फिर आपकी अगली हेडलाइन है संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु वायु पानी अम्ल, कौन सा, वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं, आदि के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो वे संक्षारित हो जाते हैं जिस प्रक्रिया को या जिसे संक्षारण कहते हैं, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। क्या होती है, जब कोई धातु होती है किसी अम्ल पानी जल वायु आदि के संपर्क में आती है, तो क्या होते हैं, संक्षारित हो जाती है। क्या होती है, संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण इसका क्या होगा, लोहे पर जंग लगना। जिस प्रकार से लोहे के ऊपर क्या करता है, जंग लग जाता है। ठीक है। वो क्या होता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है ना। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण होगा। इसके बाद फिर आपका आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो वसायुक्त, कौन सा, वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में, वायु के, जब वायु के संपर्क में आती हैं तो वे उपचयित हो जाती हैं। क्या होती हैं, उपचयित हो जाती हैं, जिसके कारण उसके स्वाद तथा गंध में, जिसके कारण उसके स्वाद तथा गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण उसके स्वाद तथा गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। किसमें परिवर्तन होता है, स्वाद और गंध में। ठीक है ना। स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका उदाहरण जो होगा सिरका। ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या होगा, सिरका। ठीक है ना। जो हम सिरका खाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या होगा, इसका उदाहरण। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, सबसे पहले आपने पढ़ा था
रासायनिक अपक्रियाएं, फिर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद फिर उसके 4 प्रकार हो रहे थे। कौन सा? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया, उसके बाद आपने पढ़ा उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं, उपचयन अपक्रियाओं के बाद आपने पढ़ा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बाद आपने पढ़ा संक्षारण और विकृत गंधक, है ना, संक्षारण और विकृत गंधक। चलिए आज का आपका क्लास पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और कल से हम लोग या अगले क्लास से हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। दूसरे चैप्टर को हम इसके आगे पढ़ेंगे।